PCOS एक कंडीशन है which is made on the basis of मेल और फीमेल हॉर्मोन्स जनरली करते क्या है हमारी बॉडी में, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? anything which is less than 21 days or anything which is more than 35 days cycle is taken as. ऐसा कुछ है जो हमें अवॉइड करना चाहिए इन गर्ल्स ऑफ पीसीओएस? So basically there is a lot of मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र करते हैं, जिनको थोड़ा सा एंजाइटी या डिप्रेशन या जो हम डिस्कस करते हैं बॉडी इमेज इशूज़ होते हैं पीसीओएस की वजह से, क्या आप उनको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने के लिए एडवाइस करते हैं? I want to tell you one thing through your channel कि पीसीओएस, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दुनिया में सबसे कॉमन कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी का। ये बहुत यंग गर्ल्स में, अडोलेसेंट एज ग्रुप में भी पाया जाता है। और इनफर्टिलिटी के अलावा इसके कई और सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत सिवियर एक्ने या पिंपल्स होना, बाल का झड़ना, नेल पैटर्न में बाल आना, वजन का बढ़ना। इसके बारे में आपके कुछ डाउट्स भी होंगे, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। अगर आप या आपका कोई जानने वाला पीसीओएस से सफ़र करता है तो ये एपिसोड ऑफ स्किन एंड स्कैल्प शो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ है अ रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड अ सीनियर कंसल्टेंट एट लफार्म फोर्टिस एंड रोजओक हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली, डॉक्टर शैली सिंह। मैम ने कई यंग गर्ल्स और पेशेंट्स को हेल्प किया है टू फाइट देयर गेम अगेंस्ट पीसीओएस एंड विन ओवर इट, not just with medications but with simple lifestyle modification. Welcome to another episode of the Skin and Scalp Show, जिसमें हम बात करेंगे in depth about PCOS. But before we begin, I would like to thank Pilgrim for providing us with this technical setup so we can bring to you the truth about PCOS. Hello ma'am, welcome to one of the most important sessions of the Skin and Scalp Show, which is on PCOS. Thank you so much, Dr. Jushia, for having me here. And as you rightly said, it's a very, very important topic these days. And it holds significance not just from the adolescent point of view, right up till the time of menopause. Absolutely, ma'am. Absolutely. तो मैम, इससे पहले हम पीसीओएस के बारे में डेप्थ में समझे, मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये मेल और फीमेल हार्मोन्स जनरली करते क्या है हमारी बॉडी में, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सो मेल एंड फीमेल हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कुछ फीमेल हॉर्मोन्स हैं जो हमको नॉट जस्ट मेंस्ट्रुएशन में एड करते हैं, बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द हेयर, फॉर द स्किन, फॉर एवरीथिंग पॉसिबल, फॉर द मेंटल हेल्थ। जब आप देखते हैं कि हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं तो उनका हर अंग पे असर पड़ता है। इन द सेम वे द मेल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग the hair growth. They are responsible for the secondary sexual characters. They are responsible in both sexes, even for reproduction. So male female hormones, in fact, दोनों ही सेक्सेस में थोड़े क्वांटिटीज में एंड डिफरेंटली पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि फीमेल में भी मेल हार्मोन्स नॉर्मली भी होते हैं? जी, एब्सोल्युटली। तो मैम, पीसीओएस में फिर हो क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग एग्जैक्टली रॉन्ग इन द बॉडी? सो डॉक्टर जोशिया, ऐसा होता है कि देर आर, लाइक आई टोल्ड यू, मेल हॉर्मोन्स नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं इन फीमेल्स, एंड फीमेल ओवरीज दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एंड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टेस्टोस्टेरॉन विच इज़ द मेल हार्मोन, ये भी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो ये प्रेजेंट होता है इन द ओवरीज। एड्रीनल्स होते हैं एक सेट ऑफ ग्लैंड्स जो टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड सम टेस्टोस्टेरॉन जो कि स्किन और फैट में भी होता है। नॉर्मली ये टेस्टोस्टेरॉन वापस कन्वर्ट हो जाता है इनटू एस्ट्रोजन इन द फीमेल बॉडी, एंड नॉर्मली हमें क्या चाहिए होता है कि देयर मस्ट बी अ गुड इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज हॉर्मोन्स, तभी फिर हॉर्मोन्स का जो अंदर मिल्यू है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कि इन पीसीओएस, कि फीमेल हॉर्मोन्स में भी एक पर्टिकुलर हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, और दूसरा वाला हार्मोन जो है वो रिलेटिवली लो होता है, एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस ये टेस्टोस्टेरॉन या मेल हॉर्मोन्स की वैल्यू भी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पीरियड्स का रेगुलर ना होना, पीरियड्स का स्किप होना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मेल्स के अंदर थोड़ा सा एक्ने ज़्यादा होता है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है, मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस होता है, कभी कभी वज़न ज़्यादा बढ़ना। सो ये सारे फैक्टर्स इस वजह से होते हैं बिकॉज इन लड़कियों में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स जो हैं कंपेयर टू नॉर्मल ये थोड़े से बढ़े हुए होते हैं, जिसके कारण से
these features may come up. राइट मैम, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जो मेल हार्मोन है वो फैट और स्किन में से भी निकल रहा है। तो तभी ऐसा होता है कि जो लोग ओबीज़ होते हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं? Yes, absolutely. तो इसका मतलब उनके फैट में से भी ये हार्मोन Yes, निकल रहा yes. है। In ओके, fact, 80% patients of PCOS will be obese or overweight. ओके। आजकल सिर्फ 20% ऐसे पेशेंट्स हैं जो लीन या पतली लड़कियां हैं जिनमें ये प्रॉब्लम हो रहा है. ओके। ऑल्दो पहले ये देखा जाता था कि सिर्फ ओबीस लड़कियों में ये पाया जाता था और हम सोचते थे कि सिर्फ उन्हीं में होता है, बट आजकल देर इज अ सबसेट विच इज कॉल्ड लीन PCOS अच्छा, ऑल्सो. और ये क्यों होता है मैम? ये बेसिकली फाइंडिंग्स इनमें उसी तरह से सिमिलर ही अच्छा। होते हैं. सो देर आर अ मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस फॉर PCOS. कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, एंड अलोंग विद दिस, लाइक आई टोल्ड यू, द बेसिक पैटर्न इज के ये टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा बढ़ जाता है और जो हमारे फेमिनिन हार्मोन्स हैं उनमें भी इक्विलिब्रियम कम होता है Right. कंपेयर टू जैसा होना चाहिए. इट इज़ एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। Yes. हमें शायद अभी तक बिल्कुल रूट कॉज़ नहीं पता Yes. बिकॉज़ दिस ओनली नॉट ओनली वन फैक्टर Yes. बट अ So it's मल्टीट्यूड। it's Yeah. multifactorial. राइट मैम। तो अगर मैम कुछ यंग पेरेंट्स हैं जो अपनी डॉटर्स के लिए परेशान हैं कि इनको ये पीसीओएस के सिम्टम्स तो नहीं है, तो उन्हें क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व करने चाहिए? सो नॉर्मली ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं ये अडोलेसेंस में तो वैसे भी पाए जाते हैं. इनफैक्ट हम लोग पहले सोचते थे कि हमें अल्ट्रासाउंड्स कराने चाहिए यंग गर्ल्स के भी. आजकल हम ये बोलते हैं कि अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड्स भी नहीं कराने चाहिए बिकॉज इन लड़कियों में ये मल्टी फॉलिकुलर पैटर्न वैसे भी होता है. सो हम नॉर्मली बोलते हैं कि 8 साल पीरियड्स हो जाने दीजिए, उसके Okay. बाद में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराइए बिकॉज मेनाकी से लेके 8 साल तक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड फीचर्स भी इसी तरह से होते हैं. ओके। बट जो सिम्टम्स हैं जो हमें अलर्ट करने चाहिए वो यही है कि दे आर क्वाइट कॉमन टू व्हाट कैन हैपन इन नॉर्मल एडोलेसेंस ऑल्सो, कि थोड़ा सा एक्ने ज़्यादा होता है, देर इज सम नॉर्मल हेयर विच इज प्रेजेंट, लेकिन कभी कभी अगर एबनॉर्मल थिक फेशियल हेयर है ओके। जो कि या तो चिन के ऊपर है या इट इज़ देयर ऑन दी अपर लिप के ऊपर है या इवन एट एबनॉर्मल प्लेसेस जैसे यू फाइंड के ब्रेस्ट के ऊपर है, चेस्ट के ऊपर है, इवन ऑन द बैक, इवन ऑन द एब्डोमेन, लेग्स के ऊपर. तो अगर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, जैसे थिक हेयर ग्रोथ है, दैट इज़ अनदर थिंग. वेट गेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो अगेन इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स बिकॉज जब पीरियड्स वैसे भी शुरू होते हैं तो थोड़ी से इरेगुलरिटीज़ होते हैं. आपने भी देखा होगा कि अक्सर 2-3 साल पीरियड्स के शुरू होने के बाद भी लड़कियों को बहुत एबनॉर्मल काइंड ऑफ मेंसेस होते हैं, रेगुलर पीरियड्स नहीं होते हैं. सो इसी तरह की पैटर्न होता है. तो इट दे आर ओवरलैपिंग सिम्टम्स के जो नॉर्मल एडोलेसेंस में भी होता है और PCOS में भी होता है कि पीरियड स्किप हो रहे हैं, जब हो रहे हैं तो बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं. सो ये भी दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर सीन. And apart from that, basically it will be things like skin changes, or there will be some hair changes, hair fall which may be there. और जब हेयर फॉल भी हो रहा है तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होता है कि जब द फ्रंटल पार्ट, वो तो आप यू वुड नो दैट मोर, जो फ्रंटल पार्ट है उस पे जो लॉस ऑफ हेयर हो रहा है वो भी होता है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स विच आर देयर जो कि लड़कियां वैसे भी आजकल बहुत अवेयर हैं और वो परेशान हो जाती हैं इन चीज़ों से. सो इनफैक्ट आजकल वी आर फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एनीवेज आर कमिंग टू द डॉक्टर्स एंड टू द गायनेकोलॉजिस्ट, और फिर हमें उन्हें बोलना पड़ता है कि इसमें अभी चिंता मत करो बिकॉज अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. राइट. तो मैम इस पे मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ व्हेन वी से दिस इज एन अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल? सो नॉर्मली क्या होता है कि हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को में भी काफ़ी वेरिएशन होता है. सो एनीथिंग विच इज़ लेस दैन 21 days और एनीथिंग विच इज़ मोर दैन 35 days साइकिल इज टेकन एज एबनॉर्मल. सो इसका मतलब है कि किसी को अगर 25-25 दिन में रेगुलरली साइकिल्स आ रहे हैं सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, या किसी को 35 डेज में आ रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. एब्सोल्युटली. ऐसे मैम कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि वो सिर्फ एक सोनोग्राफी रिपोर्ट ले आएंगे, उसमें हमें सिस्ट्स दिख रही हैं. सो
क्या सिर्फ एक सोनोग्राफी में सिस्ट का आना इज डायग्नोस्टिक ऑफ पीसीओएस? डेफिनेटली नॉट। इनफैक्ट आजकल पीसीओएस इतना बड़ा हुआ बन गया है कि सब हाँ, लोग इतने डर गए हैं, सबसे पहले जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट लेके आ राइट। जाते हैं और उन्हें ये भी डर लगता है कि ये सिस्ट तो नहीं है। हम्म। सिस जो कि ओवेरियन सिस और पॉलीसिस्टिक ओवरीज बिल्कुल एक अलग हम्म। कॉन्सेप्ट है। एक क्राइटेरिया है जिसे हम कहते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। उसके हिसाब से 3 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो ये कि आपको या तो पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि जैसे एग बनना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, या तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। या सेकंड थिंग है कि अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस तरह के पॉलीसिस्टिक पैटर्न पाया जाए। या तीसरी चीज़ ये है कि अगर उनको मेल काइंड ऑफ पैटर्न या तो क्लिनिकल फीचर्स हैं कि जैसे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हम्म। है या एक्ने ज़्यादा है, तो या तो क्लिनिकली ये मेल वाले जो फीचर्स हैं वो है, और या अगर हम हार्मोन टेस्ट कराएं उनमें से भी हम पा रहे हैं कि हार्मोन पैटर्न भी इसी तरह से है जिसमें मेल फैक्टर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं तभी हम उसको पॉलीसिस्टिक ओके। ओवेरियन डिजीज कहते हैं। ऑलराइट। और ये जो मैम सिस्ट की साइज है, बिकॉज अपेरेंटली सिस्ट तो हर, आप जैसे आपने कहा कि वुमेन में होती हैं, तो इनका सिस्ट का साइज का भी कुछ डायग्नोसिस है? सो ऐसा साइज as सच नहीं, बट हाँ। ओवरऑल हम देखते हैं कि जब हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, ओवरीज या जो जिसको हम अंडेदानी बोलते हैं, उसका ओवरऑल साइज बढ़ा हुआ होता है, ओके। उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, और उसमें ये नन्हे 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 सिस्ट्स होते हैं जो पेरिफेरी पे होते हैं, जिसको हम स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस बोलते हैं। वो ओके। ऐसे लगते हैं कि जैसे पर्ल्स की एक माला बनी हुई है, बिल्कुल पेरिफेरी पे उस तरह से होता है। तो ओके। इसको हम, दीज आर सम ऑफ द अल्ट्रासाउंड फीचर्स, एंड लॉट्स ऑफ टाइम्स इसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ये पाया जाएगा। अक्सर ये भी होता है कि अगर बल्की ओवरीज हैं जिसके पर्टिकुलर फीचर्स हैं, तब भी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हमें बोलते हैं दैट वी नीड टू वॉच आउट फॉर पॉलीसिस्टिक ओके। ओवरीज। सो एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इस लाइन से, क्योंकि बहुत पेरेंट्स मुझे आके कहते हैं हमारी डॉटर को पीसीओएस नहीं है, उसे पीसीओडी है। तो मैं चाहूंगी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप बताइए कि मैम इनमें डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली पीसीओडी का मतलब है कि जो ये वाले फीचर्स हैं, पीसीओएस एक्चुअली इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंदर ना केवल ये वाले फीचर्स हैं, बट इसके साथ साथ कुछ बायोकेमिकल फैक्टर्स में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे लिपिड प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है। दीज पीपल आर मोर लाइकली टू हैव insulin resistance, diabetes, etc. So overall, अगर ये there's a whole spectrum which is not just these findings, but इसके साथ साथ में there are some metabolic features also. It is called as PCOS. ओके। ऑलराइट, वंडरफुल, दैट गिव्स मी एन इनसाइट एज वेल। तो मैम ये हो गई साइंस एंड सिम्टम्स की बात। अब ऐसे कुछ लैब टेस्ट हैं जो लोगों को करवाने चाहिए टू डायग्नोज देम एज पीसीओएस, और इसमें कितने फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं? So basically ना PCOS एक कंडीशन है which is made on the basis of exclusion. Exclusion का मतलब है कि ये वाले similar findings हो सकते हैं even in case of thyroid disease, even in some conditions जो कि adrenal के conditions होते हैं, and they can also be present in case of प्रोलैक्टिन, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, जिसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, वो बढ़े होने से भी सिमिलर फीचर्स होते हैं। सो हमें टेस्ट कराने होते हैं टू रूल आउट के इज इट एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और इट कुड बी वन ऑफ दीज अदर अंडरस्टूड। थिंग्स। सो इसमें जो हम कॉमन टेस्ट करवाते हैं, सम ऑफ देम नीड टू बी डन ऑन द सेकेंड और द थर्ड डे ऑफ योर पीरियड। जैसे आज पीरियड शुरू हुआ है तो कल या परसों हमें ये करवाने होते हैं, बिकॉज हमें उसका एक पर्टिकुलर रेशियो ऑफ हॉर्मोन्स भी चाहिए होता है बिफोर वी अच्छा। एक्चुअली लेबल के ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। सो इसमें क्या होता है कि हमें कुछ जो बेसिक टेस्ट कराने हैं, एक तो बेसिक जैसे एक कंप्लीट ब्लड काउंट, शुगर्स करवाने की ज़रूरत है। अक्सर एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें ग्लूकोज देने के बाद में 2 घंटे के बाद में हम शुगर्स को चेक करते हैं। एक फास्टिंग वैल्यू ली जाती है और ग्लूकोज के 2 घंटे के बाद में ये किया जाता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c बोलते हैं, ये भी करवाना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट थायराइड टेस्ट होने चाहिए। ये जो टेस्ट मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, मोस्ट अच्छी लेबोरेटरीज में देयर इज अ पैनल फॉर टेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स। सो जैसे हम सीरम FSH, LH, एक पूल्ड प्रोलैक्टिन होता है, देन एक ईस्ट्राडायोल,
testosterone के levels, especially total testosterone. Okay. Free testosterone, some labs also do reliably. Insulin levels, at least एक fasting insulin levels की ज़रूरत होती है. Apart from that, some tests, which are regular tests also, वो भी करवाए जाते हैं. जैसे adrenals को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम DHEAS बोलते हैं. एक 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन है जो हमें करवाना होता है. तो ये वाले जब हम सब टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद में अगर वो सब ठीक आ रहे हैं जो कि एड्रीनल रिलेटेड है या थायराइड रिलेटेड है या प्रोलैक्टिन लेवल्स है और हमारे बाकी के फाइंडिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसे लेबल करते हैं एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सो बेसिकली ये जो पैनल है ये करवाया जाता है टू रूल आउट अदर कंडीशंस एंड एक लिपिड प्रोफाइल एज वेल. आई थिंक आई जस्ट लेफ्ट दैट आउट. ओके. इसका मतलब है अगर कोई पेशेंट का प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनको PCOS है. दे नीड टू गो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एंड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टू सी द रूट कॉज ऑफ दैट. यस, एब्सोल्युटली राइट. बिकॉज आई हैव सीन पेशेंट्स कमिंग एंड सेइंग डॉक्टर हमारा एक हार्मोन बढ़ा था, हमें PCOS है, और जब मैं रिपोर्ट्स मंगवाती तो यार DHEAS बढ़ा होता है या फिर प्रोलैक्टिन बढ़ा होता है. आजकल गूगल इज सच अ बिग कल्प्रिट. एक तरफ तो हम ये गूगल ऑफ कोर्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी हेल्पफुल, इवन इट हेल्प्स अस आल्सो, लेकिन एक तरफ गूगल रेड पीपल इतने ज्यादा आते हैं. एंड दीज डेज आई एम इवन फाइंडिंग देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम. सो आई हैव पेशेंट्स जो आएंगे और बोलेंगे मैंने इंस्टाग्राम पे ये देखा है, कोई मुझे इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐसे बता रहे थे और उन्होंने ये देखा है कि ये वाले वैल्यूज हाई हैं तो मुझे तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है. सो इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ ऑल एवरीथिंग दैट आई हैव स्पोकन अबाउट. कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं या अगर आपको देयर आर फीचर्स जो हमें बता रही हैं कि ओव्यूलेशन या तो कम हो रही है या नहीं हो रही है, या हम ऐसा देख रहे हैं कि हार्मोनल लेवल्स बढ़े हुए हैं या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेल हार्मोन्स इंक्रीजिंग आर देयर, या फिर अल्ट्रासाउंड पे अगर कुछ पॉलीसिस्टिक फीचर्स हैं, इनमें से अगर तीन चीजों में से दो चीजें पाई जाती हैं, तभी हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल सकते हैं. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन सब है गूगल पे, बट यू नीड एन एक्सपर्ट टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन फॉर यू, बिकॉज it leads to unnecessary panic also and unnecessary interventions a lot medication, of times. Right. अब जब हमने समझ लिया है कि PCOS को कैसे हमें डायग्नोज करना है और कैसे देखना है कि अगर एक हमारी डॉटर या हमारी सिस्टर PCOS से सफर तो नहीं कर रही है, बट वंस वी हैव हैड दैट, PCOS का फ्यूचर में इम्प्लीकेशन क्या होता है? What can happen for someone who is suffering from PCOS? So one thing is that not having your periods, having irregular periods या periods जो बहुत heavy हो रहे हैं, itself is a problem. Right. Most people want के periods regular हों और सब कुछ ठीक ठाक रहे, but then इसकी वजह से अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके और भी रैमिफिकेशंस होते हैं. जैसे आप भी जानते हैं कि स्किन के रैमिफिकेशंस होते हैं. जैसे अक्सर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्ने हो रही है या एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, या देयर इज समथिंग विच इज़ नोन एज एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स, जिसका मतलब है कि थोड़े डार्क पैचेस होते हैं विच मे बी प्रेजेंट इन दी फोल्स, लाइक नेक के फोल्स में या आर्मपिट्स के नीचे या द ग्रोइन एरिया एटसेट्रा, ब्रेस्ट फोल्स के नीचे. सो ये वाली जो चीज़ें हैं स्किन के रैमिफिकेशंस भी होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कभी कभी क्या होता है कि इसमें फर्टिलिटी इश्यूज भी आते हैं. जैसे मैंने आपको बोला था कि बिकॉज हार्मोन्स का इंटरबैलेंस ठीक नहीं होता, तो जैसे अंडा बनना चाहिए हर महीने में विच इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन, वो नहीं होता है इन दीज गर्ल्स, जिसकी वजह से द प्रॉब्लम इज दैट या तो कंसेप्शन नहीं होती है, या इफ कंसेप्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स विच आर अ लिटिल लो. प्रोजेस्ट्रॉन एज वी ऑल नो इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, तो उसकी वजह से कई बार मिसकैरेजेस के चांसेस भी होते हैं. एंड प्लस देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज एटसेट्रा विच मे ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. आगे चल के इन लड़कियों में डायबिटीज के चांसेस भी होते हैं. आगे चल के हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. एंड बिकॉज जो हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो बढ़ा हुआ होता है,
estrogen predominance is also known to be present in some of the cancers, Right, ma'am. like endometrial या uterine cancers. So some people can have that as well. So इस कारण से, as we are seeing, it starts from problems of adolescence and it can go right up to the postmenopausal age group. So these are some of the things which are associated with polycystic ovarian syndrome. Right, ma'am. But there's no need to panic or fear, because ऐसा नहीं है कि हर मरीज को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होगी. So that is why आपको अगर कुछ इस तरह के issues हैं तो you must meet with the doctor, because they will be able to guide you through everything. Right, ma'am. मैं एक्चुअली ये पूछना चाहती थी आपसे कि अगर आपने बताया कि PCOS के आगे ये implications हैं, बट अगर हम उसे समय पे उसमें इंटरवेंशन देते हैं, बीट लाइफस्टाइल और जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, सो यू थिंक कि ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं? Absolutely, Right. absolutely. ओके. So एक ये भी कॉमन चीज़ होती है कि लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, हमारा तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज बिल्कुल क्योर हो जाएंगी. हाउएवर बैड इट साउंड्स, ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली क्योर हो जाती है, लेकिन विथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इसके सिम्टम्स को डेफिनेटली थोड़ा सा एलिविएट किया जा सकता है, और उसकी वजह से जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं. इट्स नॉट इनएविटेबल कि अगर हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो हमें सब कुछ ये होगा. Right, ma'am. अगर हम उसे राइट टाइम पे मैनेज कर लेते हैं और करेक्टली मैनेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली it will not lead to any of these ominous things. Yeah, that sounds nice. That means जो awareness है वो एक correct direction में है, and but it has to be subdued. Absolutely. Right. So we needn't panic or needn't get very hyper that yes, I have polycystic ovaries. Now I'm going to start crying and totally be in depression because I have this problem. No way. Yeah, I've had a friend, she's a gynecologist too now, but back in school she had PCOS, and she used to be very scared of all the signs and symptoms जो हम biology में वैसे पढ़ते थे. And one day she randomly calls me and she knew that she's going to have fertility issues, और वो हमेशा, because she's a gynecologist ना, वो हमेशा मुझे कहती थी मुझे दिक्कत होगी. And one day she calls me that without any intervention I've just conceived. And she had heavy PCOS. So ऐसी success stories भी मैंने सुनी है. Absolutely. When it is not absolutely necessary कि आप conceive नहीं कर सकते. Absolutely. क्योंकि PCOS में इतना अब awareness है इसके बारे में, बहुत सारी लड़कियों को होता भी है, तो काफ़ी फ्रेंडली एडवाइस मिलती है हमें रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, कि अच्छा आपकी बेटी को PCOS है, आप ये कर लो उसके लिए. तो ऐसी कौन सी डेंजरस चीज़ आपने देखी जो लोग करते हैं घर पर? ऐसा कुछ है जो हमें अवॉइड करना चाहिए इन गर्ल्स ऑफ PCOS, जो जनरली इंटरवेंशंस लोग फॉलो करते हैं? So basically there is a lot of myths which are related to the PCOS. ऐसा बहुत ज़्यादा मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है कि जो कि डेंजरस हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अवेयरनेस की ज़रूरत है वो ये है कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही होनी चाहिए. Apart from that, I think that fear mongering should not be happening, which is an important thing. Right, ma'am. और कभी ऐसा होता है कि वो कुछ गुट्टी पिलाते हैं या कुछ ऐसे घर पे दवाई बना के पिलाते हैं, which they think can cure PCOS. ऐसी कोई दवाई आती है? Actually, मेरी practice में because I am working in a place where generally इस तरह की चीजें नहीं होती, but I have heard of some people who do have, कि उन्होंने कुछ जड़ी बूटी को यूज किया, कुछ ऐसे किया. Some of the alternate therapies, of course they help, but then I would not be the right person to sure, ma'am. Sure. tell you about it. Okay. So जब मैं थोड़ा PCOS के पेशेंट्स को देखती हूँ, मैं देखती हूँ वो थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है. कुछ पेशेंट्स मुझे कहते हैं डॉक्टर हमें हमारा एक्ने ठीक कर दो, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट स्किन एंड हेयर आर डिफिकल्ट थिंग्स टू ट्रीट फॉर पीपल हु हैव PCOS कंपेयर टू दोज हु डू नॉट. तो उनके लिए मुझे ज़्यादा इंटरवेंशंस करनी पड़ती है, शायद ज़्यादा मेडिकेशन देनी पड़ती हैं. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके मेंटल हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और आप क्या एडवाइस करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको बॉडी कॉन्शियसनेस हो रही है? बिल्कुल. सो बेसिकली येस, एज यू राइटली सेड, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं इन पीपल हु हैव पॉलीसिस्टिक ओवरीज. डिप्रेशन के, एंजाइटी के, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं बिकॉज इट इज़ ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विद द बॉडी इमेज एज वेल. अगर समवन इज ओबीस या थोड़ा सा उनको लग रहा है कि मेरा वेट होगा ही नहीं कम क्योंकि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ उसके बावजूद मेरा वेट नीचे नहीं हो रहा है बिल्कुल, विच इज़ एक्चुअली अ फैक्ट एज वेल.
It's more difficult for patients of PCOS to lose weight. Hmm. But then, if you be at it all the time, you will definitely see the results. Right. Apart from that, someone who has, as you rightly said, अगर एक्ने है या थोड़ा सा हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, सो या एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो कंसीव करना चाह रहे हैं और कंसेप्शन नहीं हो रहा है, उन्हें मालूम है कि उन्हें पीसीओएस है, सो देर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से ये मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, एंड वी ऑफन हैव टू ट्रीट दोज मेंटल हेल्थ इश्यूज एज वेल. And as you reminded me, one of the things जो इसमें पाया जाता है, it's also called the sleep apnea syndrome, which means sleep disorders are also more common in case of polycystic ovarian syndrome. अच्छा, इसमें आप इलैबोरेट कर सकते हैं मैम, स्लीप सो एपनिया? बेसिकली ये है कि जो स्लीप के डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो ठीक से उन्हें नींद ना आना, सुबह के समय जब वो उठते हैं तो दे डोंट फील फ्रेश, दे आर फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच डू रिक्वायर a management of a sleep specialist as well. तो मैम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पीसीओएस की काफ़ी पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, बट इज इट अ टेकन कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको आईवीएफ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि आईवीएफ पेशेंट्स स्पॉन्टेनियसली भी कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनके हर पीरियड में ओवुलेशन नहीं होगी या एग रिलीज नहीं होगा. सो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन भी होती है. सेकेंडली, क्योंकि ये इशू है कि ओवुलेशन नहीं हो रही है, आजकल कुछ ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जिससे ओवुलेशन हो जाती है आसानी से और वो कंसीव कर पाते हैं. सो वो भी होता है. और प्लस जब कंसेप्शन हो जाती है, कभी कभी हमें उसमें एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन या हार्मोनल सपोर्ट भी देना पड़ता है, जो अगर हम करते हैं तो बहुत सारी लड़कियां आराम से कंसीव करती हैं. एंड देयर आर टाइम्स जबकि वो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल हैव हेल्दी बेबीज ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट ऑफ पीसीओएस विल हैव ऑल द इनफर्टिलिटी इश्यूज या सीधा उनको जाके आईवीएफ कंसेप्शन करना पड़ेगा. इनफैक्ट आजकल इतनी अच्छी मेडिकेशन अवेलेबल है कि जो पहले ज़माने में हम लोग हर केस में ऑलमोस्ट सर्जरी करते थे ओवेरियन ड्रिलिंग के लिए, आजकल वो भी ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गया है. बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है वो करने की, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मेडिकेशन के साथ ही मैनेज कर लेते हैं. Wonderful. That sounds that's path breaking and absolutely, absolutely. You're right. Hopeful for a lot of girls who have PCOS. Yes. तो एक मैम हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं अपार्ट फ्रॉम पीसीओएस, इसीलिए हमें दूसरे टेस्ट भी करवाने चाहिए. तो ऐसे और कोई कंडीशंस हैं जो पीसीओएस की तरह ही दिखती हैं बट पीसीओएस उनमें होता नहीं है? यस. सो जो हम कह रहे थे कि पीसीओएस हम कहेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन का मतलब है कि हमने उन चीज़ों को रूल आउट कर लिया और उसके बाद हम कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पीसीओएस है. सो एक कंडीशन है जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा हो सकते हैं, जिसे हम हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं. वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके साथ में कभी कभी देयर इज सम ब्रेस्ट डिस्चार्ज व्हिच कैन आल्सो हैपन. और छोटे छोटे से कई बार ट्यूमर्स होते हैं जो कि बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिन्हें हम प्रोलैक्टिनोमस बोलते हैं. उसकी वजह से भी ये हो सकता है. हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कई बार कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, कुछ ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, कई बार स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकते हैं. तो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया. Second important thing is कई बार थायराइड के डिसऑर्डर्स which are also fairly common these days, कि थायराइड डिसऑर्डर्स की वजह से भी सिमिलर फीचर्स होते हैं, तो हमें थायराइड के टेस्ट भी कराने होते हैं टू रूल दैट आउट. द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कभी कभी एड्रीनल ग्लैंड्स, दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो किडनीज के ऊपर होते हैं, और दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स. सो अगर इनकी हाइपरप्लेजिया होता है या इनके ट्यूमर्स होते हैं या कभी कभी ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं, सो ये कारण भी हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना पड़ता है. और जब हम इन्हें एक्सक्लूड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम कहते हैं कि येस इट इज पीसीओएस. बेसिकली आपको एक एक्सपर्ट से मिलके ही डिसाइड करना पड़ेगा whether you can be labeled as a patient of PCOS. It's not something that can be self-diagnosed with lab tests. Yes, and like I told you कि मेनार्की का मतलब है जब पीरियड्स शुरू होते हैं एक यंग गर्ल में, तब से अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें सिमिलर फीचर्स ही मिलेंगे. तो वो मल्टी फॉलिकुलर ही होता है.
अगर हम्म आपके पास 12 या 13 साल की लड़की है जिसमें जो नॉर्मल भी ये हम्म प्रॉब्लम्स होते हैं, हम्म ऐसा हो रहा है और हम उसमें जाके अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, तो ऑब्वियसली हम गलत लेबल कर रहे हैं ना, बिकॉज दिस राइट इज अ नॉर्मल नॉर्मल थिंग थिंग विच इज ऑल्सो फाउंड इन अडोलेसेंट गर्ल्स. अच्छा राइट राइट मैम। तो मैम जैसे आप बता रहे थे कि जीन्स पे भी डिपेंड करता है किसी को पीसीओएस होगा, बट ऐसे कुछ फैक्टर्स है लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिसकी वजह से लोगों को पीसीओएस डेवलप हो जाता है। ऑफ कोर्स आजकल बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जो हम्म मोस्ट ऑफ अस आर लीडिंग. सो अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो हम सारा दिन कंप्यूटर पे या लैपटॉप हम्म से बैठ के हम्म काम कर रहे हैं, बाहर आउटडोर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है. अलॉन्ग विद दैट खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम्स है कि बहुत ज़्यादा ओबिसिटी भी हो रही है इसकी वजह से. अनहेल्दी खाना खाना, प्रोसेस्ड जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा शुगर्स खाना, अपार्ट फ्रॉम दैट वजन का बढ़ना. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स हम्म जिसकी वजह से जो भी सिम्टम्स ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं वो भी बढ़ जाते हैं. इनफैक्ट फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ही ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हम्म उसको ज़्यादा हेल्दी बनाएं. और ऐसा भी देखा है मैम मैंने कि आजकल गर्ल्स को जल्दी पीरियड्स आना शुरू हो रहे हैं। हैज दैट समथिंग टू डू विद पीसीओएस कि ऐसी गर्ल्स को पीसीओएस भी होगा? No, that is more to do with the fact कि आजकल socio-economic factors plus हम्म obesity and some of हम्म the things which are leading to girls having their periods a little earlier. But ऐसा, like I said, it's not हम्म necessary that all of them will end राइट up with polycystic ओके मैम ovary. ओके। तो मैम लेट्स शिफ्ट गियर्स टुवर्ड्स डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट। लेकिन एक चीज़ जो हम सब ने सुनी है और बहुत लोग मानते भी हैं कि नंबर वन रूल ऑफ ट्रीटिंग पीसीओएस इज वेट रिडक्शन। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट और क्या वेट रिड्यूस करने से हॉर्मोन्स ठीक हो जाते हैं? यस एब्सोल्युटली, बिकॉज जैसे हमने पहले भी बात की अबाउट द इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स, एक कॉन्सेप्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका मतलब है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड हम्म शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ द hormonal changes, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि जो नॉर्मल सेंसिटिविटी होनी चाहिए टिश्यूज में टू इंसुलिन विच कॉजेज द शुगर्स टू बी नॉर्मल, वो नहीं होता है. ओके सो जब हम वेट लूज करते हैं तो वेट लॉस की वजह से ये जो हार्मोनल इंटरप्ले जो नॉर्मली होना चाहिए वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है, एंड ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके कारण से ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सारे के सारे जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो डेफिनेटली रिड्यूस होते हम्म हैं. एंड हम ऐसे नहीं कहते कि बहुत ड्रामेटिक वेट लॉस करो. एंड इट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लूज वेट विद हम्म पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. लेकिन हम यही बोलते हैं कि आपको, हम नहीं कह रहे कि आप 10 किलो एक साथ लूज कर लो, धीरे धीरे करके इवन इन द कोर्स ऑफ 6 months इफ यू लूज अबाउट 5% ऑफ योर करंट बॉडी हम्म वेट, उसके साथ में बहुत हद तक द hormonal changes, they start getting regular, they ओह start getting normalized. So weight loss is definitely something which needs to be done, and धीरे धीरे करके करते हैं. हम्म इनफैक्ट हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा किसी को बोले. अक्सर ऐसा होता है कि यंग लड़कियां हमारे पास आती है, अगर हम उन्हें एकदम से बोल देंगे कि नहीं तुम्हें तो इतना वेट लॉस करना है, तो वो इतने ज़्यादा हताश हो जाते हम्म हैं दैट दे आर नॉट एबल टू डू राइट एनीथिंग एट ऑल. सो वी हैव टू टॉक टू देम इन अ वेरी एम्पथेटिक मैनर. धीरे धीरे करके वेट लॉस करें, बॉडी शेमिंग ना करें, ये बिकॉज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अ हम्म यंग पर्सन हम्म or anyone for that या matter. And also that weight loss has to be gradual and slowly slowly जितना कर सकते हैं उतना करते रहें, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना बोल दें कि वो बिल्कुल ही हम्म उस कॉन्सेप्ट को ही छोड़ दें कि वेट लॉस तो राइट हमारा हो नहीं रहा, लेट इट बी, वी विल नॉट डू इट. राइट मैम। तो मैम ये तो हो गई लाइफस्टाइल की बात। इसके अलावा क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप कहते हैं पेशेंट को टू इम्प्रूव देयर सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस को सो ठीक एक करने तो के लिए? इम्पॉर्टेंटली डाइट इज हुँ, इम्पॉर्टेंट, बिकॉज too much of processed food, too much of junk food, too much of even alcohol, some of these things. Along with that, जैसे आजकल refined sugars हुँ, हैं, मैदा है, some people also advocate कि gluten free जितना आप रखेंगे that will also help you. So एक nutritionist की आप opinion और एक diet plan भी ले सकते हैं, राइट। just in case you're finding it difficult on your own. Millets का concept है, because nutritionally you're eating a regular healthy diet, small portion size, more of green vegetables, more of your seasonal fruits, some mixed seeds, nuts, हुँ, all these things जिनका low glycemic index है. हुँ, So weight के साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट ओपिनियन भी अगर हो जाए, डाइट अगर आप फॉलो करें,
एंड अलोंग विद दैट वेट जितना कम होगा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो यही होता है. अलोंग विद दिस, देर इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट के विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से Okay. भी ये होता है, तो विटामिन डी लेवल्स भी चेक करके हम वी स्टार्ट ऑन दैट एज वेल. एंड कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो ऑफ कोर्स ये तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, एंड देन देर आर सम मेडिसिन्स एंड सम न्यूट्रिशनल supplements which are also available which are useful in treating polycystic ovarian syndrome. वेट लॉस के अलावा मैम क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं फॉर अ पेशेंट ऑफ पीसीओएस? So lifestyle modification के अलावा there are some medicines which are available. अब ये medicines depend करेंगी कि हमारा objective क्या है, कि हम सिर्फ अपने periods को regularize करना चाह रहे हैं, या सिर्फ हम जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जैसे एक्ने या हेयर ग्रोथ उसको ठीक करना चाह रहे हैं, या हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, या एट एन ओल्डर एज हम चाह रहे हैं कि हमारे शुगर्स कंट्रोल में रहे, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम क्या कर रहे हैं, या एट एन ओल्डर एज अगर हमको बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन प्रिडोमिनेंस अगर हमें एबनॉर्मल कुछ ब्लीडिंग हो रही है या कुछ एंडोमेट्रियल कैंसर का कुछ इशू लग रहा है, तो इसके अलग अलग टाइम्स पे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज the management will also be different. राइट मैम, राइट. नाउ मैम ये तो हो गई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ओसीपीज का या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कहाँ यूज़ होता है पीसीओएस में, और क्योंकि मैंने देखा है बहुत पेशेंट्स इस पे होते हैं, कुछ लोग डरते हैं इसे लेने से, तो आप अगर इसके बारे में कुछ बता सकें तो. So OCPs हमें चाहिए होते हैं to regularize our periods. अगर बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं तो उन्हें भी कम करने के लिए, अगर हमको इवन थिंग्स लाइक एक्ने है या एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, राइट, इसमें भी देर इज अ रोल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओके. So there are numerous reasons why we give these oral contraceptive pills. और जो इतना लोग डरते हैं कि नहीं हमें नहीं ओसीपीज नहीं लेना है, तो क्या ये सही है इतना डरना इससे? अब क्या मिथ्स हैं जो आप जनरली देखते हैं पेशेंट्स को होते हैं? So I think कि because of so much of negativity in the media and for what people have read, oral pills को बहुत ज़्यादा vilify किया जाता है. देखिए, it's the most common way in which people even plan pregnancies, Right. or they use family planning. So लेकिन जब when it comes to giving it to young girls, or or it is because of other reasons, people are extremely scared. उनको लगता है कि इसमें वजन बढ़ जाएगा, उनको लगता है कि ये मेरे पूरे बॉडी को, मेरे हार्मोन्स को completely erratic कर देगा, उनको लगता है कि सारे मेंटल प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो जाएंगे, हेडेक्स, माइग्रेन्स, ये सब शुरू हो जाएगा. दे फील के मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कहीं मेरा वेट गेन ना हो जाए इसके साथ में, not realizing that some of the hormones which we are giving in these oral contraceptive pills even help you to lose weight. राइट मैम. प्लस उन्हें यही लगता है कि हमने बहुत सारे लोगों को सुना है जिन्होंने ये मेडिसिन लिए थे और उसके बाद में उन्हें फला फला कैंसर हो गया है. So there are so many things and so many myths in carefully chosen patients जिसमें हम पूरा हिस्ट्री लेते हैं, पूरा एग्जामिन करते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड मेथड बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. राइट मैम. तो ऐसा नहीं है कि पीसीओएस के हर पेशेंट को ओसीपीज दिया जाता है? नहीं दिया जाता, और जहाँ ज़रूरत होती है तब वहाँ पीछे भी नहीं हटना चाहिए. बट देन ऑफ कोर्स काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू एज यू राइटली सेड, बहुत सारे लोग होते हैं जो who do not want to take that, and we really have to counsel them. We really have to tell them कि this is how it is going to benefit you, that they actually start taking that. राइट. सो अब मैंने ऐसे बहुत पेशेंट्स देखे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो हमें दवाई लिख देंगे, बट आई थिंक these things should be left to experts. Absolutely. बिकॉज वो सब उनके बेनिफिट के लिए हो रहा है. Absolutely. और एक्सपर्ट्स भी आपको तभी वो हॉर्मोन्स देंगे जब वो पूरी हिस्ट्री लेंगे, सब कुछ आपकी क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए, एग्जामिन करने के बाद, सब कुछ रूल आउट करने के बाद ही देते हैं. ऐसे नहीं कि एवरीवन इज जंपिंग टू गिव हॉर्मोन्स, बट वेयर इट इज नीडेड they definitely have a dramatic result. और ऐसा होता है मैम आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं कि उन्हें स्किन में तो ऐसा बहुत होता है कि हमें हेयर ग्रोथ लाने में प्रॉब्लम होती है, हर्सुटिज्म में हम लेजर करते रहते हैं और उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जबकि उनका हार्मोनल प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल है. तो ऐसे पेशेंट्स को ओसीपीज देके डू दे गेट बेटर सिम्पटम वाइज? In fact,
I mean, I think the dermatologists and the gynecologists vary a little bit on the management. हम अपनी तरफ से कम 6 महीने देते हैं ऑफ हॉर्मोन्स, और अगर हमें लगता है कि नहीं 6 महीने के बावजूद भी उनको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, देन वी से दैट यू गो ऑन टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट. ओके ओके मैम, तो ऐसा होता है कि ओसीपीज देने से हेयर रिडक्शन हो जाता है? यस, एब्सोल्युटली, बट उसको थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के लिए देना होता है. एंड देयर आर स्पेसिफिक हॉर्मोन्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो दिए जाते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. और जिनमें नहीं होता या जिनमें साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. सो आपने ये क्लियर कर दिया कि ओसीपीज के बहुत सारे फायदे हैं, बट ऐसे कुछ नुकसान भी हैं जो पेशेंट्स को अवेयर होना चाहिए, जो आप हर पेशेंट को बताते हैं कि ऐसा हो सकता है? So some people, if you're prone to headaches can be a little more. There are a lot of people who are, like जहाँ mental health issues हैं. So depression, थोड़ा सा इन चीज़ों में feeling low all the time, that can happen. किसी पेशेंट में थोड़ा nausea, vomiting, ये issues भी होते हैं. कभी कभी थोड़ा सा breast heaviness भी हो सकता है. किसी पेशेंट में इन द बिगिनिंग थोड़ी हल्की हल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है, जो कि मोस्ट टाइम्स 2-3 महीने के बाद में दैट गेट्स रेक्टिफाइड. Some people, can have problems like clots in the legs, etc. Okay. जो कि, sometimes it runs in families, or if you are prone to have those can happen. So these are some of the things which are, which one needs to know about. The second thing that you need to know about is कि you have to take these medicines every day. आपने उसको छोड़ना नहीं है. Right. And you have to remember to take it every day, preferably at the same time every day, which also gives us contraceptive benefits. बहुत सारे लोग हैं जो family planning के methods भी चाहते हैं, so this will serve a dual purpose. Right. Because not every patient who has polycystic ovaries will not conceive. तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि हमें contraceptive benefits भी मिलें, तो उन patients के लिए it has to be taken the same time every day, and if you miss them, there's a protocol of how we need to give the missing pills and how to take care that you do not have a pregnancy. ऐसे आपने कोई टेस्ट देखे मैम, जैसे आपने किसी पेशेंट को भेजा कि आप एक प्रोफाइल करवा के आ जाओ, या वो खुद ही करवा के आ जाए, फिर आपको लगता है इन्होंने ये टेस्ट क्यों करवाए? जैसे कुछ डूबियस टेस्ट्स हैं जो हमें ज़रूरी नहीं है करवाना पीसीओएस में? बहुत सारे होते हैं आजकल तो. इनफैक्ट मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग इतने अननेसेसरी टेस्ट करा के आते हैं, जैसे सारे ट्यूमर मार्कर्स कराने बैठ जाते हैं. नहीं है उनकी ज़रूरत. इनफैक्ट सम ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स जो आप करवा रहे हो, वो बाकी कंडीशंस में भी थोड़े से हाई हो सकते हैं, जो बेनाइन कंडीशंस. इट्स अननेसेसरी, नॉट जस्ट कॉस्ट बट एफर्ट एंड अननेसेसरी पैनिक. तो अगर किसी को पीसीओएस है और वो लैब जाके खुद टेस्ट करवाते हैं, तो अननेसेसरी टेस्ट अवॉइड करने के लिए व्हाट शुड दे मेंशन कि हमें ये ज़रूरी है करवाना? सो मेरे हिसाब से देयर इज़ अ पैनल विच इज़ देयर, एंड द बेस्ट वे ऑफ कोर्स इज के पहले आप मिलिए किसी स्पेशलिस्ट से, उसके बाद दे विल बी एबल टू टेल यू कि कौन से टेस्ट करवाने, और फिर आप करवाइए. पर अगर आपने खुद से भी जाना है तो इस स्पेसिफिक लाइक अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पैनल है जो कि आपको करवाना चाहिए, नथिंग ओवर एंड अबव दैट. तो जो मैम मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र करते हैं, जिनको थोड़ा सा एंग्जाइटी या डिप्रेशन, या जो हम डिस्कस करते हैं बॉडी इमेज इशूज़ होते हैं पीसीओएस की वजह से, क्या आप उनको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने के लिए एडवाइस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अक्सर ये होता है कि वो एक प्रोडोमिनेंट फीचर होता है कि ठीक है मुझे ये सब तो है ही, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन हो रही है. वो डिप्रेशन की वजह से सम ऑफ देम, इवन आई हैड अ फ्यू पेशेंट्स हु वर इवन सुइसाइडल बिकॉज ऑफ ऑल द बॉडी, द बॉडी इमेज का इश्यूज. सो डेफिनेटली व्हेन वी हैव हेल्प अवेलेबल, आजकल तो वो पुराना वाला स्टिग्मा भी नहीं है मोस्ट कंडीशंस में कि हम नहीं जाएंगे साइकाइट्रिस्ट के पास. जहाँ पर आपको लगे कि ज़रूरत है, मीट अप विद अ साइकाइट्रिस्ट. एंड अक्सर ये भी पाया जाता है कि concomitantly वो मेडिकेशन भी चल रही होती है along with polycystic ovarian syndrome treatment. Right. Before I come to the last question, then let's play a little game about myths and facts. आपको सिर्फ ये बताना है मुझे कि myth है कि fact है, और one liner में अगर आप उससे हमारा doubt solve कर सकते हैं तो. So the first question is that PCOS affects only overweight women.
No, that's not correct. जिन लोगों को PCOS होता है, 20% of those girls will be thin and lean. Then the second question is, all the cysts in the ovaries will indicate PCOS on a sonographic finding. No. So in fact, I want to tell you one thing through your channel कि cyst एक अलग चीज है, polycystic ovaries एक अलग चीज है. Cyst का मतलब होता है कि there are these balloon filled sacs which are present in the ovaries, जिसके numerous reasons हो सकते हैं, right from जो period के time पे होते हैं till even malignancies. तो वो एक अलग concept है. और polycystic ovarian disease में छोटे 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 cysts हैं Okay. जो कि hormonal reasons से हैं. So the pathology of both of them is completely different. Okay. PCOS women cannot get pregnant. Wrong. Once a patient of PCOS, always a patient of PCOS. That unfortunately is quite correct, but yes, the symptoms of PCOS can definitely be alleviated if we, maintain a healthy lifestyle and if you take care of your treatment. Right. PCOS can be triggered by poor lifestyle choices. Absolutely correct. PCOS always causes excessive acne and hair growth. Not everyone will have that. There are Hmm. different kinds of PCOS. Some may not have skin changes at all. So before we wrap this up, मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि गूगल पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, ऐसे कोई करेक्ट रिसोर्सेज हैं जहाँ पे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं? So there are some sites which are there, and most of the, we'll probably mention it in your, we can just mention it in the, Sure. the footnote. Sure, ma'am. So we'll mention these PCOS resource sites on in the footnote, and please go ahead and watch that. So with this, we come to an end of this wonderful discussion on PCOS and things likewise. अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं PCOS को लेकर, कुछ आप मैम से पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो अपने प्लीज कमेंट्स आप नीचे डाल सकते हैं. We will try our level best to answer all your questions. और जब आपने ये पॉडकास्ट अब तक देख लिया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप तक हम ला पाए authentic healthcare information from the experts. Up until that, I wish you all a happy skin and a healthy life.